कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हमारी पहली एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दोस्तों यह एनसीईआरटी क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है। दोस्तों इस एनसीईआरटी के अंदर अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उन 8 चैप्टरों से जो रिलेटेड वीडियो है वह चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाकर उन सभी वीडियोस को देखें, चैनल को विजिट करें और अगर आपको चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो या करंट अफेयर्स के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। दोस्तों आज समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी का जो 9वां चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस 9वें चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, या हम वैश्वीकरण को ही दोस्तों भूमंडलीकरण भी बोल देते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण को जब आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे उसका हिंदी टू इंग्लिश, तो दोस्तों वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों का मतलब इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन ही होता है। दोस्तों आइए ग्लोबलाइजेशन की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा आज का 9वां चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उस 9वें चैप्टर के अंदर वैश्वीकरण के बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैं आपको बता देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीजों की बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर शुरुआती वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की भी बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी होगी कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। दोस्तों इस चैप्टर के आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आइए थोड़ा सा वैश्वीकरण की शुरुआती अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण चूंकि अपने आप में जब आप देखेंगे तो इसकी कोई सर्टेन परिभाषा आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए वैश्वीकरण को समझने के लिए कुछ उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इन उदाहरणों में हम सबसे पहले चाहेंगे कि वैश्वीकरण को अच्छे से समझाने के लिए उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में बने, इसके लिए हम आपको 3 अलग अलग व्यक्तियों की कहानियां सुनाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 3 अलग अलग व्यक्तियों की कहानी और समझने का प्रयास करेंगे वैश्वीकरण को। तो दोस्तों आइए पहली कहानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह पहली कहानी है मिस्टर जनार्दन की। दोस्तों जनार्दन जी एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। जनार्दन जी देर दोपहर में काम के लिए निकलते हैं। दफ्तर में घुसने के साथ ही जनार्दन जी एक नया नाम धारण करते हैं। जनार्दन जी बन जाते हैं जॉन। नया लहजा अख्तियार कर लेता है जनार्दन। उसके बाद हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगते हैं। अपने घर में वह न तो यह भाषा और न ही ये लहजा इस्तेमाल करते हैं। जनार्दन जी सारी रात काम करते हैं क्योंकि दरअसल वो उनके जो ग्राहक हैं वह विदेशी होते हैं, इसलिए उनके यहाँ दिन होता है और जनार्दन जी के यहाँ रात। दोस्तों जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है कि वह कभी आमने सामने की मुलाकात न कर सके। वही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिकी कैलेंडर से मेल खाती हैं जहां उसके ग्राहक रहते हैं। दोस्तों भारत का एक आदमी है जनार्दन, वो अमेरिका के लिए एक भारत में स्थित कंपनी में काम करता है और वहां बैठे ग्राहकों को वो डील करता है और कॉल सेंटर में काम करता है। इससे थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कहानी रामधारी की है और रामधारी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अपनी 9 वर्ष की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए रामधारी को उपहार देना होता है और रामधारी उपहार को लेने के लिए बाजार जाता है। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार देने का वायदा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी भी मिल जाए। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी, यानी कि वो रामधारी के आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ठीक है, यानी कि रामधारी को साइकिल रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती है और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की
जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था, जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। बारबी डॉल और चीन की साइकिल से आप कुछ बातें और समझ गए होंगे। और अब तीसरी कहानी है सारिका की। आइए देखते हैं कि सारिका की कहानी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में एक अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। दोस्तों, ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक नया या एक न एक पहलू दिखाते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है, उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का भी पता चलता है। यानी कि रामधारी की जो साइकिल और बारबी डॉल है, साइकिल तो चीन की है और बारबी डॉल अमेरिका की, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों, सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे एक सच्चाई हैं और जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। दोस्तों, यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई संदर्भों में होता है। तो दोस्तों, आपने इन तीनों कहानियों के माध्यम से कम कुछ बातें वैश्वीकरण के बारे में समझी होंगी। तो आइए थोड़ा सा अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं इन कहानियों को। आपको अभी ये कहानियां आप सिर्फ सुनिए, उसके बाद अब जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ये कहानियों का मर्म आपको समझ में आएगा कि ये कहानियां आपको इस चैप्टर के शुरुआत में क्यों बताई गई। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। दोस्तों, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से ही जो है वैश्वीकरण भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। आपने जनार्दन की कॉल सेंटर वाली बात देखी, और जो रामधारी है उसने बाजार से किस तरह से चीन और अमेरिका की वस्तुएं खरीदी, इसको भी समझा। तो ये आपकी एक लिखित बातें, वही जो कहानी के लहजे में थी, वही यहाँ पे लिखित बातें दिख रही हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि विश्व के विभिन्न समाजों, अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न जो विचार होता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों, इसके कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों और देशों के मध्य अंतःनिर्भरता में वृद्धि होती है। जब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का दौर चल रहा होता है, तो दुनिया के विभिन्न हिस्से और लोग आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। साथियों, वैश्वीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन अवधारणा है। इसका बीज अगर आप देखेंगे, यानी कि इसकी बुनियाद, इसकी जड़ जब देखेंगे, तो पाश्चात्य पूंजीवाद व उपनिवेशवाद में देखा जा सकता है, जिसने अन्य देशों के संसाधनों पर नियंत्रण के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व भी प्राचीन काल में प्रसिद्ध रेशम मार्ग द्वारा, रेशम मार्ग आप समझते हैं, जो आज जो सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग है था, वही आज इंडिया का बेल्ट एंड रोड, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में मैंने जब इस बुक की शुरुआत में जब चीन के संबंधों की बात की थी, तो उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी मैंने बताया है। तो वीडियो को जाकर देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों, प्राचीन रेशम मार्ग द्वारा भी भारतीय उपमहाद्वीप समेत चीन, फारस, यूरोप और अरब देशों के साथ व्यापार वाणिज्य के माध्यम से सभ्यताओं के बीच अंतर क्रियाएं बढ़ी थी। समय के साथ विभिन्न धर्मों जैसे कि इस्लाम, बौद्ध, हिंदू धर्म का यूरोप व अफ्रीका के देशों में प्रचार प्रसार भी वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेशों में प्रचलित संस्कृति, भाषा, दर्शन आदि को अपने देशों में पहुंचाया गया, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में औद्योगिकीकरण के पूर्व पश्चिमी देशों में भारतीय सूती वस्त्रों की व्यापक मांग को देखा
जा सकता है। तो आई होप दोस्तों वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन आपको समझ आया होगा और अब आप उन तीनों कहानियों से रिलेट खुद को कर पाए होंगे। तो आइए अब जानते हैं वैश्वीकरण के कारण, आखिर क्या कारक होते हैं वैश्वीकरण के पीछे। दोस्तों वैश्वीकरण जो है वह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप है। यह मान लेना गलत होगा कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक उसी तरह यह भी मान लेना गलत होगा कि यह केवल सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। दोस्तों वैश्वीकरण के कारण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है। फिर भी अगर बात करें प्रौद्योगिकी की, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी दोस्तों अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के आविष्कार से विश्व के बीच संचार की क्रांति संभव हुई। शुरू में जब छपाई या मुद्रण की तकनीक ने राष्ट्रवाद को के लिए एक आधारशिला प्रदान की, इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हमारे सोचने के तरीके पर भी प्रभाव डाल रही है। दोस्तों मोबाइल फोन का उदाहरण आप ले सकते हैं। आज मोबाइल फोन में हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन ये जो है कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके या थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है? हम कई बार जो चीजें देखते हैं उसी हिसाब से एक्ट करने लगते हैं, उसी हिसाब से हम चीजें सोचने लगते हैं। तो आपको समझ जाना है कि जो संचार क्रांति है या प्रौद्योगिकी है, उसने वैश्वीकरण को बहुत हद तक प्रभावित किया। जैसे कि कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति आज चाहे तो 2-3 दिन के अंदर भारत आ सकता है। ये कैसे संभव हुआ? तकनीक के कारण। तकनीक, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ तभी तो संभव हुआ कि 2-3 दिन में अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भारत में आ सकता है। नहीं तो भारत से अगर आदमी को समुद्र के रास्ते आना हो तो पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो आपको याद रखना है कि तकनीक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर सिद्ध होती है वैश्वीकरण को जो है पूरा करने में। दोस्तों हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, उस पर टेक्नोलॉजी का बहुत असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी की तरक्की के कारण संभव हुई, जो हवाई जहाज वाला उदाहरण मैंने आपको दिया। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना विश्व के दूसरे हिस्से को प्रभावित करती ही करती है। दोस्तों अगर हालिया उदाहरण लेते हैं तो आप कोविड-19 को ही मान सकते हैं, या फिर कोई राजनीतिक उठापटक हो, आर्थिक उठापटक हो या सांस्कृतिक कोई घटनाक्रम हो, वह भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हैं। और ये जो दोस्तों घटनाएं हैं, ये किसी भी राष्ट्रीय सीमा का जोर नहीं मानती हैं। ठीक इसी तरह से जब कोई दोस्तों बड़ी राजनीतिक या आर्थिक घटनाक्रम होता है, उससे भी पूरी दुनिया प्रभावित होती है। मान लीजिए कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति बन रहे हैं या और कौन राष्ट्रपति बन रहे हैं, इस चीज के पीछे भी दुनिया प्रभावित होती है। अभी प्रधानमंत्री बने जो है ब्रिटेन में ऋषि सुनक, उससे भारत की अर्थव्यवस्था या समाज या राजनीति किस तरह से प्रभावित हुई, उसका भी प्रभाव हमारे देश पर या दुनिया के अलग हिस्सों पर पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो वैश्वीकरण है वो इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जब एक दुनिया के एक स्थान में घटी घटना का दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रभाव पड़े, दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वैश्वीकरण का जो राजनीतिक प्रभाव है उसके बारे में, यानी कि राजनीतिक प्रभाव को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे वैश्वीकरण के संदर्भ में। दोस्तों थोड़ा सा आइए समझते हैं वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। अगर सबसे सीधा और सरल विचार माने तो वो यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है
उसे करने की ताकत में कमी आती है, यानी कि राज्य की शक्ति में थोड़ा सा अंकुश लगता है। दोस्तों पूरी दुनिया में अब कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेप वाली जो नीति है उसने इसका स्थान ले लिया है। राज्य अब कुछ एक कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के अंदर राज्य जो है अपने को थोड़ा सा सीमित रखते हैं, कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं नागरिकों की, तथा लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है। इस तरह से जो राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण हुआ करता था। दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की जगह आपको मैंने बताया कि अब बाजार जो है वह सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं का एक प्रमुख जो है निर्धारक की भूमिका में आ गया है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने पैर पसार लिया है और उनकी भूमिका जो है अब बढ़ी है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका जो है अब बढ़ी है। दोस्तों इससे जो है सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता करने में थोड़ी सी कमी आई। हम क्षमता की बात नहीं कर सकते। इसी के साथ एक बात और भी है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो, यानी कि राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अगर कुछ मायनों में देखें तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके दम पर अब राज्य जो है अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। राज्यों की क्षमता बढ़ी या कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो राज्य का संदर्भ हम किसी देश से लेते हैं। अगर हम राज्य कह रहे हैं तो वह किसी नेशन को संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों बहरहाल ये रही चर्चा राजनीतिक प्रभाव की। अब थोड़ा सा वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख करते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में आर्थिक वैश्वीकरण आता है, वैसे ही जो हमारा ध्यान है वह सडन जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF और WTO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाने लगता है। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच जो आर्थिक प्रवाह है वह थोड़ा सा तेज हो जाता है। दोस्तों जो आर्थिक वैश्वीकरण है उसकी प्रक्रियाओं के समर्थक जो हैं उनका तर्क है कि इससे जो है समृद्धि जो है बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी में खुशहाली भी सुनिश्चित होती है। व्यापार में बढ़ोतरी प्रत्येक देश को अपना बेहतर दिखाने का एक मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को जो है फायदा पहुंचता है। दोस्तों जब व्यापार में बढ़ोतरी होगी तो सभी देशों के पास जो है वो मनी होगी और उसका फॉरेक्स रिजर्व सभी देशों का अच्छा होगा, तो वे ज्यादा कारगर तरीके से अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। दोस्तों वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियों पेश की और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। तो वैश्वीकरण के जो मध्यम मार्गी समर्थक हैं उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने सिर्फ पॉजिटिव काम नहीं किया, कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं जिनका पूरे समाज को सजग होकर सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता के साथ उनका सामना करना है। बहरहाल दोस्तों इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते कि जो देशों के बीच निर्भरता की रफ्तार है वह अब जो है तेज हो गई है। जो पारस्परिक निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी है, जो एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भरता है, वह कहीं न कहीं उसमें वृद्धि हुई है। दोस्तों वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जो है वह जुड़ाव जो है वह संभव हुआ है और जुड़ाव कहीं न कहीं बढ़ता नजर आ रहा है।
दोस्तों आई होप आपको वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव जो है वह समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की और देखते हैं कि संस्कृति ने किस तरह से वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। यहाँ थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रभाव को मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, और जो है ये रहा आपका सांस्कृतिक प्रभाव। अब देखेंगे हम वैश्वीकरण का। दोस्तों वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक दायरे में नजर नहीं आते हैं। हम घर बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते ही होते हैं। हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं अथवा पहनते हैं अथवा सोचते हैं, सब पर इसका जो प्रभाव है वह नजर आता है। दोस्तों जिन बातों को हम पसंद करते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में ही तय होती है, यानी कहीं न कहीं हमारी पसंद को भी वैश्वीकरण प्रभावित करता ही करता है। दोस्तों वैश्वीकरण जो है दोस्तों वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए भी इस भय को बल मिला कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले लेता है, और सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा हो। जब आपको लगे कि विश्व स्तर पर एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को इफेक्ट कर रही है, तो उससे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कोई एक संस्कृति बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रही है दुनिया में। दोस्तों विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति लादी जाती है। कई बार हम पश्चिमी सभ्यता को अपने से थोड़ा ग्रेट मान के उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जिस देश जिस समाज में रहते हैं वहां की भी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, जबकि दूसरे विचारों का, पहनावों का हमें स्वागत भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजिड हो जाए। जब हम रिजिड हो जाते हैं या कट्टर हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो हम रूढ़िवादी भी हो जाते हैं। चीजों को लेकर के हमारा विश्वास कुछ नया सीखने में नहीं रह जाता। तो हमें ध्यान रखना है, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल तौर पर हमें रिजिड, रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं होना है। दुनिया की सभी संस्कृतियों को जो है अपनाते हुए, अपने को सम्मान करने के बाद, अपने को सम्मान करते हुए उसके बाद दुनिया की संस्कृतियों का भी स्वागत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत रही है। भारत का एक सांस्कृतिक स्लोगन भी है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा G20 प्रेसिडेंसी जो हमें 2023 की मिली हुई है, उसका भी एक दोस्तों थीम है वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों हम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि अतिथि देवो भव वाले देश हैं, तो हम दुनिया की संस्कृतियों को नकारते नहीं बल्कि उन्हें अपनाते भी हैं। दोस्तों बर्गर जो है, जानते हैं कि आप एक अमेरिकी खाद्य पदार्थ उसको हम मानते हैं पश्चिमी सभ्यता का, तो बर्गर जो है दोस्तों हमारे साउथ इंडिया के मसाला डोसा का विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बर्गर से कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र सिर्फ इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक और चीज भी शामिल हो गई है। दोस्तों जो कल्चर है वह कोई जड़ तत्व नहीं होता। हर संस्कृति जो है दोस्तों समय समय पर बाहरी प्रभावों को स्वीकार भी करती रहती है। दोस्तों बर्गर जो है नीली जीन्स जो बर्गर है और नीली जीन्स है, उसको अमेरिकी संस्कृति का दुनिया पर प्रभाव जरूर माना जाता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह होती है कि नीली जीन्स पर हथकरघा जो है हैंडलूम उद्योग पर बने खादी के कुर्तों के साथ खूब देखा जा सकता है। दोस्तों नीली जीन्स को हम कुर्ते के साथ, खादी के कुर्ते के साथ मैच करके पहनते हुए लोगों को खूब देखते हैं। और दोस्तों ये जो अनूठा पहरावा है अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जीन्स दी है। जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब लगभग आम बात है, यह संभव हो गया है। तो दोस्तों सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू हो जाता है। तो आई होप जो है सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण के संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना थोड़ा और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे हम कि वैश्वीकरण ने भारत को किस हद तक प्रभावित किया और भारत ने वैश्वीकरण को कितना प्रभावित किया। दोस्तों पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयातक माना जाता था। दोस्तों आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने अनुभवों से हमने सबक लिया और हमने फिर फैसला किया कि हम आत्मनिर्भरता की ओर प्रयास करेंगे और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय
खुद कुछ सामान को बनाने पर जोर देंगे। और दोस्तों अगर आज के संदर्भ में देखें हम आत्मनिर्भरता को, सेल्फ रेजिलिएंट को, तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वह आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत ज्यादा जो है उत्सुक है और वे आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत सजग हैं और काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगर 26 जनवरी 2023 के परेड की बात करें तो जो इंडिया गेट पे परेड होता है उसमें भी हम भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते एक महत्वपूर्ण कदम को देख सकते हैं, जहां पर भारत के स्वदेश में निर्मित सेना के हथियारों, जिनमें नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब चीजों का प्रदर्शन परेड पर किया गया। दोस्तों इस वर्ष जो 26 जनवरी का परेड था उसके जो मुख्य अतिथि थे वह मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी साहब। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम जो है आजादी के बाद हमने थोड़ा सा खुद से बनाने पर जोर जो है वो दिया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हम जो है ना उसके बाद हमने किया क्या, हमने दोस्तों इसके बाद हमने थोड़ा सा फैसला लिया कि हम दूसरों को निर्यात नहीं करेंगे। हमने निर्यात की अनुमति जो है नहीं दी। हमने कहा कि अब हम दूसरों को निर्यात नहीं करेंगे और दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। और इस संरक्षणवादी संस्कृति से कुछ नई दिक्कतें हमारे सामने पैदा हुई। तो आइए देख लेते हैं कि संरक्षणवादी संस्कृति से कुछ नई दिक्कतें क्या पैदा हुई। जब हमने निर्यात पर बैन लगा दिया और चीजों को निर्यात नहीं करते थे, उससे हमारे अर्थव्यवस्था को क्या कुछ नुकसान होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों जब हमने स्वतंत्रता के बाद के कई सालों में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति अपनाई, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना वे हकदार थे ध्यान दिए जाने के। और इसी से भारत ने आर्थिक वृद्धि दर जो है वो धीमी कर ली। और अब देखिए भारत में 1991 में दोस्तों आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। यह आर्थिक संकट दोस्तों अधिक घरेलू मांग के कारण, आयात में कमी और चालू खाते घाटे के बढ़ने के कारण हुआ। अब वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना जो है दोस्तों शुरू होती है। तो आइए देख लेते हैं कि 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीतियां क्या रही। दोस्तों 1990 के बाद जो भारत की आर्थिक रणनीति रही उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था पर हावी होने वाले एवं विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी नियंत्रणकारी और परमिट के विशाल तंत्र को अब समाप्त कर दिया गया। जो अर्थव्यवस्था का संरक्षणवाद था उसको हमने परमिट वर्मिट सब हटा के और जो कंट्रोल था उसको हटा करके हमने थोड़ा सा इकोनॉमी को ओपन किया। और इसके तहत राज्य की भूमिका को आर्थिक लेन देन के सूत्रधार के रूप में और वस्तुओं और सेवाओं के प्राथमिक प्रदाता के बजाय एक तटस्थ नियामक के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों आयात प्रतिस्थापन के बदले और वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का जो है नेतृत्व किया। इसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों पर आप जानते हैं आयात हटा दी गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। तो व्यापार और विदेशी निवेश को भी जो है छूट प्रदान की गई 1990 में जो 91 में जो हमारा आर्थिक सुधार हुआ। दोस्तों यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह सब भारत के लिए कितना अच्छा हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़ोतरी के फायदों में सबका साझा हो और ताकि हर कोई खुशहाल रह सके। तो दोस्तों आई होप आपको भारत के संदर्भ में जो वैश्वीकरण आपको समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे वैश्वीकरण की आलोचना की, वैश्वीकरण के प्रतिरोध की। दोस्तों वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वैश्वीकरण के आलोचकों में हम पहले वामपंथी राजनीतिक रुझान की बात करेंगे कि वामपंथ किस तरह से जो है देखता है। ये पेन बार बार गलत दिशा में चली जाती है। आइए इसको इरेज करने के बाद देखते हैं वामपंथी आलोचना। दोस्तों वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को कहते हैं कि जो मौजूदा वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक खास अवस्था है
वह धनवान को और धनी तथा गरीबों को और गरीब बनाए जाती है। दोस्तों राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है। दोस्तों ये रहा आपका वामपंथी आलोचक, उनका विचार, उनका तर्क। अब थोड़ा सा दक्षिणपंथी आलोचकों का तर्क जो है क्या है वैश्वीकरण के की आलोचना के संदर्भ में, उसको थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों दक्षिणपंथी जो आलोचक थे उन्होंने तर्क दिया कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर उनकी चिंता थी। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की भी चिंता थी। किन्हें? दक्षिणपंथी आलोचकों की। दक्षिणपंथी को राइटिस्ट और वामपंथी को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो दक्षिणपंथी आलोचक थे वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का जो दौर है वह फिर से कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीके से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा इनका कहना है कि अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया किसी देश पर पड़ता है, वह देश अपनी परंपरागत संस्कृति को जो है संस्कृति और जो उसके जीवन मूल्य थे, पुराने रीति रिवाज थे, वह खत्म हो जाएंगे, वे खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों 1991 में सिएटल के अंदर विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होता है। तो ये सिएटल में 1991 के अंदर जो है विश्व व्यापार संगठन की एक WTO की एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है सिएटल के अंदर। सिएटल दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के वाशिंगटन में है एक जगह सिएटल। वहां पर जो है बैठक होती है जहां पे आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में कुछ प्रदर्शन होते हैं। और विरोधियों का जो तर्क था वह था कि नव उदारवादी जो विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान जो क्या बोलते हैं सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सिएटल में बैठक जो होती है विश्व व्यापार संगठन की, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें विरोध प्रदर्शन होते हैं और विरोधियों का वहां पर तर्क था कि उदीयमान जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसमें विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला कदम होता है एक वर्ल्ड सोशल फोरम होती है जो कि दोस्तों नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसकी दोस्तों पहली बैठक 2001 के ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में होती है। दोस्तों इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता पर्यावरण के जो संरक्षण में भूमिका निभाते हैं यानी कि पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध जो है वो करते हैं। दोस्तों ये रहा जो है जो वैश्वीकरण का की आलोचना थी वो हमने देखा। अब आइए थोड़ा सा भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में जो है वैश्वीकरण का भारत किस तरह से आलोचना या विरोध करता है। भारत के लोग या भारत के जो हल्के में जो लोग हैं वो किस तरह से वैश्वीकरण को देखते हैं। दोस्तों भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठती हैं, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी। दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का विरोध जो है भारत में किया है। और ये जो औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठन है वे नहीं चाहते कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो भारत में प्रवेश करें। कुछ वनस्पतियों जैसे कि नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए हैं, इसका भी कड़ा विरोध जो है दर्ज कराया गया है। वैश्वीकरण का विरोध दोस्तों राजनीति के दक्षिणपंथी खेमे में जो है भारत में भी हुआ। ये बात दक्षिणपंथी लोग वैश्वीकरण का क्या विरोध करते हैं इसके जस्ट पहले जब हम आलोचना पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा। दोस्तों यहाँ जो है जो दक्षिणपंथी खेमा है वह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को जो प्रेम का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, उसका भी दक्षिणपंथी विरोध करते हैं। दोस्तों स्कूल कॉलेज की छात्राओं की पश्चिमी जो पोशाकों के प्रति जो बढ़ता उनका रुचि है उसका भी विरोध जो है दक्षिणपंथी खेमे के लोग जो है भारत के अंदर
करते हैं, यह एक सच है। लेकिन शुरू में ही हमने आपको बताया कि वैश्वीकरण किसी के लिए कभी नुकसानदायक साबित नहीं होता, खासकर सांस्कृतिक तौर पे, क्योंकि उसके अंदर ये थोड़ा सा सजगता ये बरतनी होती कि हम सिर्फ दूसरी संस्कृति को सुपीरियर मानकर या पश्चिमी सभ्यता को सुपीरियर मानकर अपनी सभ्यता को कमजोर या हीन माने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत या हमारी जो सभ्यता है वह नष्ट हो जाएगी और हम अपने जो अतीत से परिचित बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, उसमें हमारा अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वैश्वीकरण समझ में आया होगा, भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण समझ में आया होगा और वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों, अब जो है ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों, हमने बड़ी ही विस्तार से समकालीन विश्व राजनीति की जो एनसीईआरटी थी उसको डिस्कस किया। इस एनसीईआरटी को दोस्तों मैं अगर कहूँ तो ये एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस एनसीईआरटी को आप जो है मैंने वीडियोस इस तरह से बना के दिए हैं कि आपको अगर एक बार इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे और आप एक जागरूक पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं तो शायद आपको इस एनसीईआरटी को भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े अगर आप ये वीडियो देख लें। जैसे कि कुछ कुछ पूंजीवाद, वामपंथ, दक्षिणपंथ, इस तरह की जो शब्दावलियां अगर आपकी क्लियर हैं, वित्तीय संकट, इस तरह की जो शब्दावलियां क्लियर हैं, तो बिल्कुल दोस्तों जो है आपको आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, अब जो है हम एनसीईआरटी की अपनी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अब जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों हम क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार वाली एनसीईआरटी है, जिसको हम सिद्धांत और व्यवहार बोलते हैं, उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक एनसीईआरटी आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि कम से कम मैंने आप सबके लिए समकालीन विश्व राजनीति को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया। अगर आप इन सारी वीडियो तकरीबन 17, ये 17वां वीडियो है, अगर सारी वीडियोस आप देख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ से कनेक्ट करने में आपको अपने सब्जेक्ट्स के अंदर दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, मैंने इस एनसीईआरटी को पढ़ाते वक्त कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा कि जैसे इसमें जो पुराना था, ट्रेडिशनल पार्ट था, वो समझाया गया ही है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उसको मैंने करंट के संदर्भ से किस तरह से जोड़ा है, वो भी एक नया जो है स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है इसके अंदर निकल कर आया है और आपको एक नए तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिला है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को जब इस एनसीईआरटी सीरीज को शुरू किया था तो इसके जो परिचय का जो वीडियो था उसमें मैंने पहले ही आपसे थंबनेल के अंदर, आज भी आप जब जाके इसका शुरुआत का वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क ख ग, ये जो है पुस्तक हमें समझाती है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पीसीएस या राज्यों की किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जहां आईआर या इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके लिए ये एनसीईआरटी मानिए कि एक पनेशिया साबित होने वाली है। पनेशिया मतलब होता है दोस्तों राम बाण। तो एक रामबाण औषधि का काम ये वीडियोस आपके लिए करने वाले हैं। तो खूब दबा के देखिए और इसको जो है खूब बेहतरीन तरीके से दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में यहीं विराम जो इजाजत चाहेंगे और अब अगली एनसीईआरटी के साथ एक नए नवेले वीडियोस के साथ फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तो दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।